हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। तो इससे पहले मैंने 1 से 2 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देखिए। और आज मैं आपके लिए क्लास 3 लेके आई हूँ। इसमें हम सभी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, जब आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके एग्जामिनर जो है आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस हम उनको देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो लोग भी यूपी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी, और जो लोग सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलते हैं, देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दे रखा है। ये देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो जो भी हमारे सीडीपी के क्वेश्चन हैं तो वही क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए, निम्न मतलब नीचे की जो कक्षाएं होती हैं, निचली कक्षाएं होती हैं, उसमें जो शिक्षण यानी कि टीचिंग की खेल विधि जो है वो किस पर आधारित है। तो शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है वो किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा गया और यूपी टेट में भी पूछा गया है। और देखिए, ये इन्हीं सब से आपके जो भी सुपर टेट हैं जो है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं कि जो प्राथमिक है, निचली कक्षा, यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्या आवश्यक होता है, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि विकास पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए, एक छोटे बच्चे हैं तो सिर्फ हम बच्चों को क्या, सिर्फ हम उनको स्टडी ही नहीं कराएंगे। ठीक है, तो उनको सिर्फ स्टडी ही नहीं कर, बल्कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी उनका ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए, डिसलेक्सिया ये एक विकार है जो हमारा क्या है, किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो एक विकार होता है, पठन संबंधी विकार होता है। किससे संबंधित होता है, पठन संबंधी विकार है, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार होता है। जैसे डिसलेक्सिया में बच्चा जो होता है कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 21। तो बच्चा जो होता है कभी कभी 12 को 21 पढ़ता है, 21 को 12 पढ़ता है, कभी कभी सा को वॉस पढ़ता है, वॉस को सा पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच्चे जो है ठीक तरीके से पहचान नहीं कर पाता है, वर्ड्स की या फिर लेटर्स की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसलिए बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उसमें पठन विकार यानी कि पढ़ने में, उसको जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वो किससे संबंधित होता है, तो वो हमारा जो होता है पठन डिसलेक्सिया से संबंधित विकार होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब विशेष रूप से होते हैं। किसी को मतलब जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कुछ चल नहीं पा रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को दिखता नहीं है, तो ओके, तो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो उनमें कुछ आवश्यकता होती है, कुछ उन्हें नीड्स होती हैं ऐसे बच्चों को। तो उनके साथ जो उनका जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, जो शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन आपका सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी टेट में आपका जो है जो समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जब समावेशी तो दूसरे बच्चों के साथ, जैसे ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, किसी बच्चे का मान लीजिए उसको पोलियो है, ठीक है, तो वो बच्चे जो है वो अगर अलग वो बैठा कर पढ़ेगा तो और बच्चे अलग पढ़ेंगे, तो वो यही समझेगा ना, उसके माइंड में यही आएगा कि मेरे अंदर इतनी सी कमी है, मतलब मेरे अंदर कमी है, इसलिए मुझे अलग शिक्षा दी जा रही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब अगर उनमें कोई कमी भी है फिर भी हम उनको एक साथ उन सभी बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के साथ ही हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। देखिए, अधिगम यानी कि लर्निंग के जो प्रोसेस में अभिप्रेरणा होती है, तो अभिप्रेरणा जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अधिगम के, देखिए आप क्या करेंगे, चीज़ों को लर्न करेंगे। कब करेंगे, जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे। मान लीजिए कि आप यूपी टेट को जब ही पढ़ेंगे जब आप सुपर टेट के लिए मोटिवेट होंगे, मान लीजिए, या फिर आप सी टेट जब पढ़ेंगे तब आप केवीएस या भी आपको जॉब की ज़रूरत है, तो इसलिए आप सीटेट क्यों पढ़ रहे हैं, बेवजह आप पढ़ रहे हैं, मतलब आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो क्योंकि आप अंदर से अभी प्रेरित हैं, मोटिवेट हैं कि अगर हम सीटेट पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी हमारा वैकेंसी निकलेगी तो हमें वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। तो आप इसीलिए अंदर से मोटिवेट हैं। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरणा है, तो मोटिवेशन क्या करता है, तो मोटिवेशन हमें
क्या करता है, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करते हैं। जैसे कि जो नए भी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए नए सीखने वाले न्यू हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि अभी आपका बीएड या फिर डीएलएड हुआ है, मान लीजिए कि आपने क्या किया है, बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है, उसके तुरंत बाद आप क्या करें, सी टेट या फिर यूपी टेट किसी भी टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो आपके नए सीखने वाले में जब आप मोटिवेट होंगे अंदर से कि हम इसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी, तो अब तभी तो आप जो क्या करेंगे, आपके अंदर क्या होगी, रुचि होएगी, पैदा होएगी। तो जब आप अभी प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे कि हमें आपको जॉब लेना ही लेना है, ठीक है, दूसरे की जॉब लग गई है, आप भी दूसरे तरीके से मोटिवेट हैं, तो क्या करेंगे, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सी टेट यूपी टेट की तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो यही अंदर से अभिप्रेरित मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, देखो क्लास 5 का बच्चा है जिसे मतलब न्यून दृष्टि मतलब अच्छे से उसे दिखाई नहीं देता है, तो उस बच्चे को क्या करना है। तो उस बच्चे के साथ बताइए क्या करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, कि मतलब उसने अगर नीचा कार्य नहीं किया तो उसको क्या माफ़ करना चाहिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर क्या करेंगे आप, इसमें से बताइए क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट है, आपका राइट ऑप्शन है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करें। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे मार पीटेंगे नहीं। एक शिक्षक का क्या होना चाहिए, उसको सामान्य नॉर्मल रूप से मतलब उन सभी बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक हमें उसके साथ भी एक टीचर को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। और उसके लिए ऑडियो सीडी मतलब ऐसी चीज़ सीडी का इंतज़ाम करना चाहिए जैसे वो सुन सके। देखिए वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो हमें ऑडियो सीडी के ज़रिए उसको सहायता का करना चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। देखिए जो आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, श्याम पट जिसे बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, या फिर व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, कुछ भी अलग अलग तरीके के बोर्ड्स होते हैं। तो श्याम पट को हम कौन से शिक्षण मतलब टीचिंग लर्निंग जो एड्स हैं उसके अंदर रखेंगे। तो टीचिंग लर्निंग एड्स के किसके रखें, देखिए श्याम पट पे आप जो है स्कूल में जब जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है, तो ये कैसे पढ़ाता है, तो आप क्या करते हैं, सुनते हैं, जो चीज़ें उस पर लिखता है, जो भी टीचर आपके श्याम पट पे चीज़ें लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये कैसा साधन है, तो यहाँ पे दृश्य साधन है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको श्याम पट पर आप चीज़ों को देखते हैं, तो ये दृश्य साधन है। और एक होता है श्रव्य साधन, जैसे कि रेडियो होता है, तो वो क्या होता है, रेडियो सुनते हैं, हम देखते नहीं हैं, तो वो आपका श्रव्य साधन हो जाएगा रेडियो। लेकिन क्या है, ब्लैक बोर्ड है, वो आपका क्या है, दृश्य साधन है। और अगर हम बात करते हैं दृश्य श्रव्य साधन की, तो ये जैसे कि आप लोगों ने टीवी देखी होगी, जिसमें क्या करते हैं, चित्र भी दिखाई देते हैं, और इसके साथ ही साथ दर्शक जो भी होते हैं बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, तो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे श्याम पट की बात हो रही, तो श्याम पट पे हम सिर्फ देख सकते हैं, तो यह हमारा कैसा साधन है, दृश्य साधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता यानी कि टीचिंग की जो स्किल्स हैं उससे संबंधित है। तो शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है, तो शिक्षण में आपका क्या क्या आएगा, तो शिक्षण के जो स्किल्स हैं वो श्याम पट भी आ जाएगा। देखिए आप बच्चे को टीचिंग करेंगे तो आपके लिए श्याम पट होना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों के साथ प्रश्न भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर बच्चों को पढ़ाए जाएंगे लेकिन अगर हम उनसे प्रश्न नहीं करते तो हमें क्या पता बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और प्रश्नों को हल करना, क्योंकि हम बच्चों को प्रश्न हल करके दिखाएंगे, ठीक है, कैसे हल किया जाता है, और इसके साथ ही साथ बच्चे भी सीखेंगे कि कैसे हल किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं, आपके शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, देखिए क्वेश्चन होते हैं, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, यहाँ पे एक टीचर बैठा है और टीचर ने क्या करा है, एक आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ विद्यार्थी जो हैं उनकी नहीं समझ में आया, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो इससे क्या होगा, जब तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। एक शिक्षक कह रहे हैं कि उन्हें मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसे ही आप लोग और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है वो भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, बल्कि उनको मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो ये शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो आपका किसने किया था? तो ये आपका किया था फ्रोबेल ने किया था। किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन। देखिए यूपी टेट में और सुपर टेट में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपका सी टेट में ये नहीं पूछा जाता है इतना, बट यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल थे उन्होंने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन जो था खोला था, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। और जो किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका जो अर्थ है वो आपका क्या है? बच्चों का बगीचा। तो किंडरगार्टन का जो अर्थ है वो क्या है? बच्चों का बगीचा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कहने कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे का नाम लिखा दिया, स्टूडेंट का नाम लिखा दिया स्कूल में, लेकिन क्या करते हैं जब पीटीएम भी होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वहाँ पे बच्चे जो अभिभावक होते हैं बच्चे के, तो वो वहाँ पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो आपको उनसे स्वयं मिलने जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आपको उनसे स्वयं मिलना। अगर अभिभावक नहीं आ पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, तो एक शिक्षक को क्या करना होगा? तो वहाँ पर उनको विद्यालय शिक्षक को वहाँ से मिलने जाना चाहिए उनको, और उनसे पूछना चाहिए कि मतलब कि उनके बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, और वो वहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, और बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में भी बताना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखिए बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है वो क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए बचपन जो होता है उसमें, बचपन में जो होता है बच्चे की क्या होती है? वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो ये क्या है? एक अनूठी अवधि होती है बचपन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक से अधिक परामर्श दिया जाता है कि देखिए एक प्रमाणीकृत पठन शिक्षा परीक्षण लेने के लिए, यानी कि उनका एग्जाम लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में तो एक शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श दिया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दी जाती है, परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है? ये परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करें। देखिए मान लीजिए कि क्या होता है? रिवीजन वर्क होता है, ठीक है। तो बच्चे के एग्ज़ाम से पहले क्या होता है कि जब बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं तो उसी से मिलते जुलते हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, और बच्चों को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन्हीं से मिलते जुलते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उनको बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। देखिए असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है वो किस वातावरण में, किस में, तो कठिनाई में कह रहे हैं कि किस में जो है कठिनाई का अनुभव करता है। तो किस में करता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं स्वतंत्र अध्ययन में करता है। किस में? स्वतंत्र अध्ययन में। जैसे कि मान लीजिए कि जो उनके, देखिए एक बच्चा है तो बच्चे के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? सबसे पहले तो उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है। जो भी उसके अच्छा इन्वायरमेंट है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बुरा इन्वायरमेंट है घर का तो भी उसके पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, जिससे उसमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक जो होता है स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में कठिनाई अनुभव करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप तो एक छात्र क्या है? इंटेलिजेंट है। तो आप क्या करेंगे? तो अगर एक छात्र इंटेलिजेंट है तो आप क्या करेंगे? तो वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे, उसे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अनुप्रेरित करेंगे, वो जिस तरीके से भी प्रगति कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप, यदि कह रहे हैं कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका करना क्या है? यहाँ पे एक टीचर होने के नाते हम क्या करेंगे? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा उनके अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जैसे कि बच्चे जो हैं किसी चीज़ में, बच्चे जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि, उनकी जो भी जिसमें इंटरेस्ट है तो उनसे और तथा आप अपने विषय के अनुसार उन्हें रुचिपूर्ण क्या बताएं? उन्हें बताएंगे।
जिस तरीके से वो अच्छे तरीके से रुचि आए उनमें, तो उस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं और ये आपके सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीपी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ आपकी देखिए, चाहे आप बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम दें या फिर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दें, तो इन सभी के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए आपकी हिंदी की क्लासेस चलेंगी और बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो सभी लोग आप हिंदी की क्लास को करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।